बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स में जो अपना टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, पार्ट चल रहा है, वो चल रहा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में हम लोग जो है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड को क्लासीफाई कर चुके हैं फंक्शनल ग्रुप के बेस पे, कि फंक्शनल ग्रुप के बेस पे मोनोसैकेराइड दो टाइप के होते हैं, एक एल्डोज और एक कीटोज, एक एल्डोज और एक कीटोज, एल्डोज एंड कीटोज। जो एल्डोज है, एल्डोज, इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो एल्डिहाइड होगा, और जो कीटोज है इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। अब नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर जितने जितने कार्बन है उसी हिसाब से एल्डोज का नाम लिख दिया जाता है। जैसे 3 कार्बन है तो हम लोग लिख देते हैं एल्डो ट्रायोज, एल्डो ट्रायोज। 3 कार्बन है, एल्डिहाइड समूह है, तो एल्डो ट्रायोज बोल देते हैं, एल्डो ट्रायोज। ये जो एल्डो ट्रायोज है ना, ये एक्चुअल में ग्लीसरल डिहाइड है, ग्लीसरल डिहाइड, ये ग्लीसरल डिहाइड है। अब देखो कैसे, एल्डो ट्रायोज, इसको समझना आप लोग एल्डो ट्रायोज, एल्डो ट्रायोज। नंबर ऑफ कार्बन कितने लगने हैं इसमें, ट्राई के लिए यानी 3 कार्बन लग गए। फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड आना है तो फंक्शन ग्रुप हमने एल्डिहाइड लगा दिया, फिर हर कार्बन के साथ OH लगाना है, बाकी जो कार्बन बचे उनके साथ हमने OH लगा दिया, और फिर वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो इधर H लगा दिया, इधर 2 H लगा दिए, है ना। ये वैलेंसी पूरी कर दी हमने। यानी इस तरह से हमने जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं ना ग्लिसरल डिहाइड की, वो इस तरह से बनाते हैं। देखो CHO H OH CH2OH, वो जस्ट हमारी क्रैमिंग रहती है कि हमने ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है। नहीं तो आप लोग इतना ध्यान रख लें कि ग्लिसरल डिहाइड एक एल्डोट्रायोज है, आपकी स्ट्रक्चर कभी गलत ही नहीं हो सकती। ग्लिसरल डिहाइड जो है वो एल्डोट्रायोज है, यानी 3 कार्बन है, एल्डिहाइड समूह है, और ओज की आवाज़ आ रही है, ओज की आवाज़ है ना, ओज की आवाज़ आ रही है ना, इसका मतलब इसमें शर्करा वाले गुण लगाने हैं आपने। यानी हर कार्बन के साथ बाकी जो कार्बन बच गए उनके साथ OH लगाना है, OH लगाना है। तो ये हमने बाकी कार्बन के साथ यानी सेकंड एंड थर्ड कार्बन के साथ OH लगा दिया और वैलेंसी उसकी कंप्लीट कर दी है। ये हमारे पास ग्लिसरल डिहाइड का फार्मूला आ चुका है, ये ग्लिसरल डिहाइड है। क्लियर, एल्डोट्रायोज, एल्डोट्रायोज एग्जाम्पल ग्लिसरल डिहाइड। अब ग्लिसरल डिहाइड एक बार फिर देख लें, ग्लिसरल डिहाइड CHO CH2OH HOH, ये ग्लिसरल डिहाइड है। और ग्लिसरल डिहाइड में अगर अपने किरेल कार्बन देखते हैं, ग्लिसरल डिहाइड में कितने किरेल कार्बन है, ग्लिसरल डिहाइड में बताओ कितने किरेल कार्बन है? एक किरेल कार्बन मैंने बताया था आपको ना, किरेल कार्बन जिससे जुड़े चारों समूह अलग अलग हों। तो ये जो सेंटर वाला कार्बन है ये किरेल कार्बन है, सेंटर वाला कार्बन किरेल कार्बन है। और किसी यौगिक में किरेल कार्बन की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ किरेल कार्बन के बेस पर हम प्रकाशिक समावयवी ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर नंबर ऑफ किरेल कार्बन के बेस पे। ऑप्टिकल आइसोमर का जो फार्मूला होता है, बाकी हम स्टीरियो में इसके फार्मूले डिटेल में पढ़ेंगे, 3-4 तरह के फार्मूले बनते हैं ऑप्टिकल आइसोमर काउंट करने के। लेकिन हम लोग कार्बोहाइड्रेट में जो फार्मूला पढ़ने वाले हैं वो है 2 की पावर n, 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ किरेल कार्बन, n इज द नंबर ऑफ किरेल कार्बन, किरेल कार्बन का नंबर n है। अब आप देखें ग्लिसरल डिहाइड में कितने किरेल कार्बन है, ग्लिसरल डिहाइड में एक, ग्लिसरल डिहाइड में एक किरेल कार्बन है। तो आप यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करें
तो क्या बनेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यानी 2, यानी तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। और वो बनाए कैसे जाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं ना। तो ये मिरर लगाया आपने और इसकी इमेज तैयार कर दी हमने। ये इसकी इमेज हो गई, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर बन गए। इनमें से क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर में एक ऑप्टिकल आइसोमर लाइट को राइट साइड रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जिसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और दूसरा जो होता है वो लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जिसको हम लोग लिवो रोटेटरी बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक। ऑप्टिकल आइसोमर दो कैटेगरी के होते हैं, डी एंड एल, डी एंड एल। और ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो विन्यास है, जो हम विन्यास कैपिटल डी और कैपिटल एल बोल रहे हैं ना, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड से ही बोल रहे हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल। दो तरह के विन्यास होते हैं देखो, एक तो निरपेक्ष विन्यास, ये सारी बातें स्टीरियो में आनी है, ये ध्यान रखना। एक तो होता है निरपेक्ष विन्यास, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और एक होता है सापेक्ष विन्यास, सापेक्ष विन्यास, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, निरपेक्ष विन्यास जो वास्तविक रूप से ज्ञात किया गया, जो वास्तव में ज्ञात किया गया विन्यास है, वो निरपेक्ष विन्यास है। और सापेक्ष विन्यास वो है जो तुलना करके बताया गया, कंपैरिजन करके बताया गया, ठीक है। निरपेक्ष विन्यास की जो अवधारणा है वो रोजनॉफ द्वारा दी गई थी, रोजनॉफ द्वारा। इसने ग्लिसरॉल्डिहाइड पर काम किया था, और ग्लिसरॉल्डिहाइड में दो तरह के विन्यास बताए थे, एक कैपिटल डी और एक कैपिटल एल, एक कैपिटल डी और एक कैपिटल एल। कैपिटल डी जो इसने बताया, इस OH को देखकर बताया था। अगर ये वाला OH दाईं ओर दिख रहा है आपको, कौन सा OH? लास्ट किरेल कार्बन का OH, यानी आप यूं देख सकते हैं CH2OH के ऊपर वाला कार्बन, CH2OH से ऊपर वाले कार्बन का OH, CH2OH से ऊपर वाले कार्बन का OH अगर आपको राइट साइड में दिख रहा है तो वो कैपिटल डी होगा। और अगर CH2OH से ऊपर वाले कार्बन के साथ जुड़ा OH आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है तो वो कैपिटल एल होगा, एल फॉर लेफ्ट, है ना, सीधा ध्यान रख लेना, एल फॉर लेफ्ट। OH दाईं ओर है तो कैपिटल एल है, स्मॉल एल से इसका लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। स्मॉल एल जो था वो डेक्स्ट्रो और लिवो के लिए था, कैपिटल एल किसी भी तरह से स्मॉल एल से रिलेटेड नहीं है, कैपिटल एल विन्यास के लिए दिखाया गया है। कैपिटल एल जो है वो विन्यास के लिए दिखाया गया। क्या देखते हैं? CH2OH के ऊपर वाला किरेल कार्बन, यानी आप ये ध्यान रखो लास्ट किरेल कार्बन देखना है आपने बस। अगर मान लो किसी अणु में एक से ज्यादा किरेल कार्बन है, जैसे इसमें तो एक ही है, किसी अणु में एक से ज्यादा किरेल कार्बन हो तो आपने लास्ट किरेल कार्बन देखना है। लास्ट किरेल कार्बन के साथ जुड़ा OH अगर राइट साइड में आ जाता है तो D, और अगर लेफ्ट साइड में आ जाता है तो L। आप L फॉर लेफ्ट याद रख ले तो D अपने आप सेट बैठ जाएगा कि अगर OH लेफ्ट साइड में है तो कैपिटल L लगाएंगे, तो राइट साइड में होगा तो कैपिटल D लगाएंगे। अब ये निरपेक्ष विन्यास था। अब आपसे पूछ सकता है किस अणु का विन्यास निरपेक्ष विन्यास के रूप से पहचाना जाता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बेस फॉर्म में आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी किस अणु को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो है वो देखा जाता है। तो कौन सा अणु है, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका विन्यास निरपेक्ष विन्यास माना जाता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड के विन्यास को हम लोग निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। बाकी जितने भी अणु हैं, बाकी जितने भी अणु हैं उन सबका विन्यास जो है, उन सबका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपैरिजन करके बताया गया, तुलना करके बताया गया है। और जो विन्यास तुलना करके बताया जाए उस विन्यास को हम लोग सापेक्ष विन्यास कहते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जो तुलना करके बताया जाए। जैसे देखो, जैसे मैं लैक्टिक अम्ल लिख रहा हूँ,
जैसे ये लैक्टिक अम्ल है, ठीक है, ये लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड। अब बताओ कौन सा है, कैपिटल डी या कैपिटल एल? कैपिटल डी। कैपिटल डी है ना, डी कैपिटल डी। आएगा सर। तो ये ओ एच देख के हमने बता दिया, क्यों? क्योंकि रोजनोव बता चुका था कि अगर लास्ट किरेल कार्बन का ओ एच आपको राइट साइड में दिखता है तो आपने कैपिटल डी लगाना है, और अगर ये ओ एच आपको लेफ्ट साइड में दिखता है तो आपने कैपिटल एल लगाना है। ये एल लैक्टिक एसिड है। अब आप शर्कराएं, शुगर देखो जितनी भी हमने पढ़ी, ग्लूकोज देखो, फ्रक्टोज देखो, कोई भी शुगर उठाओ आप, जैसे ग्लूकोज ही उठा रहे हैं अपने ना, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज का एग्जाम्पल है। अपने ग्लूकोज बनाते हैं, कितने कार्बन ले ग्लूकोज में? 6 कार्बन। फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड, फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड। बाकी हर कार्बन के साथ ओ एच आएगा, हर कार्बन के साथ ओ एच आएगा, और कंडीशन रहेगी थर्ड कार्बन का ओ एच लेफ्ट साइड में आएगा। ये ग्लूकोज बना रहे हैं हम लोग, बाकी एच एच लगा दें, यानी जो इसकी वैलेंसी है वो कंप्लीट कर दें। अब आप किरेल कार्बन देखने लगे तो क्या फर्स्ट कार्बन किरेल है क्या? इसमें नहीं है। सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन भी किरेल है, फिफ्थ भी किरेल है, सिक्स्थ किरेल नहीं है। ये सारे मैंने बताए हुए हैं आपको। सिक्स्थ किरेल क्यों नहीं है? सिक्स्थ कार्बन क्यों किरेल नहीं है इसमें? दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। वो दो एच है एच इस जुड़े वजह हुए से हैं ना, सर। 2 एच जुड़े हुए हैं, और अपनी कंडीशन है कि किरेल कार्बन वो कार्बन होता है जिससे जुड़े चारों फंक्शन ग्रुप अलग अलग हों। तो अभी यहाँ 2 एच जुड़े हुए हैं, इसलिए किरेल कार्बन नहीं है। तो अपने को लास्ट किरेल कार्बन देखना है, यानी हमारी बुक्स में आप देखोगे ना तो इसको बॉक्स में लिया होगा, इसको बुक्स बॉक्स में लिया होता है, क्योंकि ग्लिसरल डेड से कंपैरिजन कर रहा है वो। इसका ग्लिसरल डेड ये था, देखो ये ग्लिसरल डेड था ना, तो वो इस हिस्से को बॉक्स में डाल रहा है। देखो ये हमारी बुक्स में दिखाया होता है इस तरह से, इस पर बॉक्स लगा देता है इस तरह से, और यानी ये वाला ओ एच वो देख रहा है, ये वाला ओ एच दाईं ओर है, तो कैपिटल डी ग्लूकोज है। और क्योंकि ग्लूकोज एक डेक्स्ट्रोरोटेटिव शुगर है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक शर्करा है, इसलिए डी प्लस ग्लूकोज लिखा जाता है। आगे बात समझ, डी प्लस ग्लूकोज इसलिए लिखते हैं। कैपिटल डी क्लियर है अब? सर प्रकृति में पाई जाने वाली समस्त शर्कराएं, यानी ऑल नेचुरल शुगर, समस्त प्राकृतिक शर्कराएं जो हैं, समस्त प्राकृतिक शर्कराएं, जितनी भी शर्कराएं प्रकृति में पाई जाती है, नेचुरल फॉर्म जो है, समस्त प्राकृतिक शर्कराएं, नेचुरल शुगर, जितनी भी नेचुरल शुगर्स हैं वो सारी डी कॉन्फ़िगरेशन रखती हैं, यानी उनमें ये हिस्सा फिक्स है, ये वाला, ये ऐसे ही रहेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा। जितनी भी शर्कराएं प्रकृति में है, नेचुरल शुगर जितनी भी हैं, वो सारे कैपिटल डी हैं। आर्टिफिशियल जो है वो एल हो सकती है, लेकिन नेचुरल एल नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ग्लूकोज, कैपिटल डी और कैपिटल एल का केस। और अब अपने को एल्डोट्रायोज से लगना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों हम लोग जो है वो राइबोज से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने लगे, है ना। राइबोज से क्यों साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने लगे? हमने कीटो पेंटोज की स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाई साइक्लिक, कीटो पेंटोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों नहीं तैयार करी, वो हम लोग क्लियर करेंगे। तो हम लोग वापिस एल्डोट्रायोज से चलें। एल्डोट्रायोज, एल्डोट्रायोज यानी एल्डिहाइड समूह है, 3 कार्बन है, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं, ग्लिसरल डिहाइड। ये बहुत ही सिंपल है याद रखने का तरीका, कि ग्लिसरल डिहाइड जो है वो एल्डोट्रायोज का एग्जाम्पल है। तो ये आपको ग्लिसरल डिहाइड की स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगी आपसे। उसके बाद आया एल्डोटेट्रोज, 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 टेट्रा यानी 4 कार्बन, एल्डो यानी एल्डिहाइड समूह, तो आप लोग 4 कार्बन लगाएं, एल्डिहाइड समूह लगाएं, फिर कार्बन के साथ OH लगाएं,
और फिर वैलेंसी पूरी करें। ये वैलेंसी कंप्लीट कर दी हमने कार्बन के, ना। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते थे अपने, कैसे बनाते थे साइक्लिक स्ट्रक्चर? डबल बॉन्ड को सिंगल कर देते थे, तो डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया, सी का और ओ का बॉन्ड फ्री हो जाता था। फिर हम लोग क्या करते थे, जो सेकंड लास्ट कार्बन होता था उसके OH से H निकाल देते थे, O का बॉन्ड फ्री कर लेते थे, और उस H को हम लोग ऊपर वाले O के साथ ले जाके बॉन्ड बना देते थे, और C और O को आपस में जोड़ देते थे। इस तरह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती थी हमारे पास। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर C5 एंड C6 साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है, यानी 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड, सीधा C5 नहीं बोले हम लोग, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग आर मोस्ट स्टेबल। 5 और 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो स्टेबल होती है, वो स्टेबल होती है। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 5 एंड 6 मेंबर रिंग जो होती है वो स्टेबल होती है। अभी इसमें मेंबर गिने, कितने सदस्य हैं बताओ रिंग के अंदर? मेंबर गिने रिंग के, कितने मेंबर हैं एल्डोटेट्रोज में? रिंग के मेंबर गिनने, 4 सर। 4। 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये, 4 मेंबर्ड रिंग बनी है। तो ये रिंग जो है ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, इसलिए ये रिंग बनेगी नहीं, यानी एल्डोटेट्रोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। अब 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ही क्यों स्टेबल होती है वो देखो आप। इनमें कार्बन देखो, कहीं कार्बन ने, जो हम अभी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्या कार्बन ने कहीं डबल बॉन्ड बनाया है क्या? जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखना, क्या कार्बन का कहीं डबल बॉन्ड है क्या इसमें? सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो, क्या कार्बन का कोई बॉन्ड डबल है क्या? नो सर। नहीं है, सारे बॉन्ड सिंगल है ना। कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बना रहा है, और जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, तो सिंगल बॉन्ड के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये बॉन्ड एंगल हम लोग पढ़ते हैं जब कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, तो 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण हम लोग पढ़ते हैं। यानी कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के केस में 109 डिग्री 28 मिनट का 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल रखना चाहता है। इतना बॉन्ड एंगल उसका होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट इतना ना हो तो ऑलमोस्ट इतना हो। अब आप देखो, जब हम लोग 3 मेंबर रिंग बनाएंगे, 3 मेंबर रिंग बनाएंगे, तो 3 मेंबर रिंग इस तरह से एक ट्राइगोन बनेगा ना, त्रिभुज बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा एक। तो इसमें बॉन्ड एंगल बताओ कितने डिग्री का, ये वाला कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा बताओ? 60। और अब ये 60 डिग्री जो एंगल है ना, वो इतना होना चाहता है 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड सिंगल है। ये कार्बन है एक्चुअल में, है ना, ये कार्बन लगाए हमने, ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ठीक है, ये सारे कार्बन है इस तरह से। अब ये 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया। अब ये होना चाहता है 109 डिग्री 28 मिनट का, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो तनाव में आ जाती है, टेंशन में आ जाती है, इसलिए ये स्ट्रक्चर टूट जाती है। यानी 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो अनस्टेबल होती है, टूट जाएगी। क्लियर? क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री है, होना कितना चाहता है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो अपने आप इसकी स्ट्रक्चर जो है वो तनाव में आएगी, खिंचाव में आएगी, टेंशन में आएगी, और ये टूट जाएगी। इसलिए 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो स्टेबल नहीं होती है। अब 4 मेंबर पे आए, 4 मेंबर पे, 4 मेंबर पे आए, 4 मेंबर रिंग। अब बताओ कितने कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है ये बताओ? 90 का, है ना, 90 का। 4 मेंबर रिंग में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, और सिंगल बॉन्ड के केस में होना कितना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का। तो इसका मतलब ये रिंग भी अनस्टेबल रही, तो ये भी ब्रेक हो जाती है। 4 मेंबर रिंग भी स्टेबल नहीं होती। तो एल्डोटेट्रोज में हमने देखा कि यहाँ 4 मेंबर रिंग बनेगी, तो 4 मेंबर रिंग जो है वो स्टेबल नहीं होती, इसलिए ब्रेकेबल होती है, टूट जाती है। तो 4 मेंबर रिंग को हम जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में नहीं लेंगे,
ठीक है, अब चलते हैं 5 मेंबर रिंग पे। 5 मेंबर रिंग के केस में क्या होगा देखो आप, ये 5 मेंबर रिंग बन गई। अब बताओ बॉन्ड एंगल बताओ 5 मेंबर के केस में। 72। ये बहुत फर्क है, आप लोग जो बॉन्ड एंगल बोल रहे हैं ना 72, वो सेंटर वाला ले रहे हैं आप जो 72 बोल रहे हैं वो ये वाला बॉन्ड एंगल बोल रहे हैं ना, ये वाला, क्योंकि टोटल 360 है तो आप यहां से 72 ले रहे हैं, ये 72 है, ये वाला 72 नहीं है। ये कितना है, ये होता है 108 डिग्री का, 540 डिग्री होता है पंचभुज के पांचों कोणों का योग। ये 108 डिग्री है, 108 डिग्री जो ऑलमोस्ट इक्वल है 109 डिग्री 28 मिनट का है ना। 108 डिग्री का बंद कोण है जो 109 डिग्री 28 मिनट के लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, तो ये रिंग स्टेबल है, होगी स्टेबल। स्टेबल हो गई तो ये बनेगी 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो इसलिए हम लोग जो है राइबोज से स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, उससे पहले वाली स्ट्रक्चर नहीं बनाते। आगे बात समझ, क्योंकि 5 मेंबर रिंग स्टेबल है और ये प्लेनर होती है। प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पर होती है, एक ही प्लेन पर होती है ये रिंग, पूरी की पूरी प्लेनर रिंग होती है। इसके बाद आती है 6 कार्बन। 6 कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो ऐसी नहीं होती। हम लोग अगर ऐसे बनाए 6 कार्बन प्लेनर नहीं होते। अगर ये देखते हम लोग तो 6 कार्बन आपने पढ़े हैं कि इस तरह से अरेंज नहीं होते साइक्लिक स्ट्रक्चर में। कैसे अरेंज होते हैं 6 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में, सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में 6 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, पढ़ी है 100% आपने, और आपको याद भी आ जाएगी 2 मिनट में। पहले अपना माइंड यूज करें। 6 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर टेट्रागोनल। कैसे बनाएंगे? 6 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 फॉर्म में मिलते हैं, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। पढ़ी है ना, कुर्सी रूप और नौका रूप। कुर्सी रूप और नौका रूप पढ़ा है। यस सर। वो 6 कार्बन ही बनाते हैं अपने, है ना, वो इस तरह से बनती है 6 मेंबर की। ये तो हो जाता है कुर्सी और ये हो जाती है नौका। कुर्सी और नौका ये नॉन प्लेनर हो गई, एक प्लेन में नहीं है, ये नॉन प्लेनर है। ठीक है, ये क्या करती है, इस तरह अरेंज होकर अपने बॉन्ड एंगल को 109 डिग्री 28 मिनट कर लेती है। 109 डिग्री 28 मिनट। तो साइक्लो एक्सेन का जो बॉन्ड एंगल है ना वो एग्जैक्ट इक्वल है एल्केन के बॉन्ड एंगल के। तो 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, क्योंकि इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। समझ आ गई बात, लगभग बराबर होता है 109 डिग्री 28 मिनट के। क्लियर? तो ये सिस्टम रहता है 5 मेंबर्ड और रिंग 6 मेंबर्ड रिंग का। 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है। अब आप इस आते हैं अपने अपने टॉपिक पर। अब मैं आपको एक एक बात क्लियर कर रहा हूं साथ में ना। एल्डोटेट्रोज बनेगी क्या इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, एल्डोटेट्रोज की? नहीं सर। नहीं बनेगी। तो एल्डोपेंटोज वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कीटोटेट्रोज वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बन जाए, क्योंकि कीटो में एक मेंबर और कम हो जाता है। कीटो की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो एक मेंबर और कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड वाला कार्बन कितने नंबर पे आ गया बताओ? एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड वाला कार्बन फर्स्ट नंबर पे ही आ गया, है ना, फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो इसमें तो फर्स्ट कार्बन रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे कीटोन की, तो कीटोन में जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा वो सेकंड नंबर पे आएगा, तो उसमें फर्स्ट वाला रिंग में जाएगा ही नहीं, उसकी रिंग सेकंड नंबर से स्टार्ट होगी, इसकी रिंग फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होगी। तो आपको डायरेक्ट पता लग जाना चाहिए कि
एल्डोफॉर्म और कीटोफॉर्म, अगर एल्डोफॉर्म में साइक्लिक स्ट्रक्चर 4 मेंबर्ड है तो कीटोफॉर्म में वही साइक्लिक स्ट्रक्चर 3 मेंबर्ड होगी। लग गया पता? सीधा सोचना है, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बन 1 नंबर पे चल रहा है, कीटोन वाला जो साइक्लिक कार्बन जाएगा रिंग में, जो कार्बन जाएगा वो 2 नंबर वाला जाएगा, 1 नंबर वाला तो रिंग से बाहर रह जाएगा, तो अपने आप रिंग 1 मेंबर कम हो जाएगा रिंग के अंदर। क्लियर सर। है ना? तो यस सर। जितना अपने को फास्ट ला सके ना अपने सोचने को, थिंकिंग पावर को, उतना आगे बेनिफिट रहेगा हमारे को। अब आगे चलो, अब एल्डोपेंटोज पे चलते हैं। एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटोज, पेंट यानी 5 कार्बन, पेंट यानी 5 कार्बन, फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड, हर कार्बन के साथ OH, फिर वैलेंसी कंप्लीट कर दें, ये वैलेंसी कंप्लीट हो गया ना। अब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं एल्डोपेंटोज की। तो एल्डोपेंटोज में क्या करेंगे हम लोग? साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल करेंगे, एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा C और O का। अब जो लास्ट कीरेल कार्बन है, या सीधा सोच ले कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसके OH से H निकाल लेंगे और उस O का बॉन्ड खाली हो जाएगा। उस H को कहाँ ले जाएंगे? ऊपर वाले O के साथ, और ये इस तरह से हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाएगी। अब बताओ कितने मेंबर रिंग है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में? 5 मेंबर्स सर। 5 मेंबर्ड है ना, 5 मेंबर्ड। इसीलिए इसकी हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन भी बनाते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन भी बनाते हैं, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो स्टेबल होती है। अब बताओ कीटोपेंटोज की बनेगी क्या? कीटोपेंटोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर एल्डोपेंटोज में तो बन गई साइक्लिक, कीटोपेंटोज की क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि कीटोपेंटोज में कितने मेंबर रिंग होगी? एक कम। एक कम, 4 यानी 4 मेंबर। मेंबर रिंग होगी, है ना। एक कम। आप लोग सोच के देख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा, बाकी हर कार्बन के साथ आप लोग OH लगाएंगे, यहाँ 2H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ 2H। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या था? हमने डबल बॉन्ड को सिंगल करना है, सिंगल बॉन्ड। तो डबल को सिंगल कर दिया, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया। फिर सेकंड लास्ट कार्बन के OH से H निकाल लेना है, O का बॉन्ड खाली हो गया, इस H को O के साथ जोड़ लेना है, और इस C को इस O के साथ जोड़ देना है। अपने को तो मेंबर ही गिनने, अपने वैसे ही रफ स्ट्रक्चर बना ली एक बार। अब आप मेंबर गिने, 1, ये सेकंड आया O, थर्ड आया ये वाला C, फोर्थ आया ये वाला C, आगे तो आ ही गया ये। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वाली ये रिंग दिख रही है आपको। कितने मेंबर रिंग बनी? 4 मेंबर्ड। और 4 मेंबर रिंग जो होती है वो स्टेबल नहीं होती है ना, 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती, इसलिए कीटोपेंटोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बनाते हैं। कीटोपेंटोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बनाते। अब अपने वापिस एल्डोपेंटोज पे आते हैं। मैं इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वापिस, एल्डोपेंटोज। तो ये एल्डोपेंटोज की स्ट्रक्चर हम लोग वापिस एक बार बना लेते हैं। अब नंबर ऑफ किरेल कार्बन बताओ, इसमें नंबर ऑफ किरेल कार्बन कितना है? कितने कार्बन किरेल है? 3 कार्बन किरेल है ना। फर्स्ट कार्बन किरेल है क्या? फर्स्ट कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग है क्या? नो सर। सेकंड कार्बन किरेल है क्या? सेकंड कार्बन। यस सर। यस यस सर। सर। थर्ड, यस सर। यस सर। फोर्थ यस सर। यस और सर। फिफ्थ। नो सर। तो कौन कौन से कार्बन किरेल हुए? C2, C3 एंड C4। C2, C3, C4 यानी सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये किरेल कार्बन है। और अपना फार्मूला जो है ऑप्टिकल आइसोमर प्रकाशिक समावयवी फाइंड करने का, ऑप्टिकल आइसोमर
फाइंड करने का या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फाइंड करने के लिए कितने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे इसके अंदर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स फाइंड करने का या प्रकाशिक समावयवी फाइंड करने का क्या फार्मूला, 2 की पावर n, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कितना बन जाएगा, 8 8, 8 8 प्रकाशिक सक्रिय यौगिक बनेंगे इससे, जिसमें से एक एग्जाम्पल अपने पढ़ा है डी राइबोज। इसके अलावा 7 अलग हैं, हमने एक ही पढ़ा है उन 8 में से, डी राइबोज। ठीक है, तो इस तरह से 8 समावयवी यहाँ प्राप्त होते हैं, 8 ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स फाइंड होते हैं यहाँ, जिसमें से एक जो है वो डी राइबोज है जो एग्जाम्पल की फॉर्म में हमने पढ़ा है। बाकी के 7 अलग होंगे कोई भी, है ना। टोटल 8 बनेंगे, 8 में से एक डी राइबोज है। अब चलते हैं अपने एल्डोहेक्सोज पर। एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज, एल्डो यानी एल्डिहाइड समूह है, हेक्स यानी 6 कार्बन है और ओज यानी शर्करा है। 6 कार्बन एल्डिहाइड समूह और शर्करा। अब देखो 6 कार्बन लगाओ, फंक्शन ग्रुप एल्डो कह रहा है तो एल्डिहाइड लगा दो, फिर हर कार्बन के साथ OH लगा दो, हर कार्बन के साथ OH लगा दिया, वैलेंसी कंप्लीट कर दो। सही बनाइए क्या स्ट्रक्चर? नहीं सर, क्या गलती है बताओ? सर OH थर्ड। और कोई मिस्टेक? ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने ग्लूकोज नहीं कहा ऊपर, मैंने क्या कहा, देखो मैंने क्या बोला ऊपर, मैंने बोला क्या ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है ये, मैंने क्या बोला, एल्डोहेक्सोज। एल्डो मतलब एल्डिहाइड समूह है, दिख रहा है एल्डिहाइड समूह। हेक्स मतलब कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, लगा दिए 6 कार्बन। ओज मतलब शर्करा है, शर्करा यानी पॉलीहाइड्रोक्सी है, यानी बाकी हर कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है, तो हर कार्बन के साथ मैंने OH ग्रुप लगाया है। ठीक है, ये एल्डोहेक्सोज की स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ग्लूकोज की नहीं बनाई। अब नंबर ऑफ किरेल कार्बन देखो, नंबर ऑफ किरेल कार्बन C2। सर आपने जी बोलो, रिपीट करो। सर आपने बोला, हाँ सर आपने बोला था कि अगर 6 मेंबर रिंग हो तो फिर वो जो OH हमने पे ही आएगा, लेफ्ट वो साइड ही आएगा। वो हमने जो एग्जाम्पल पढ़ने हैं उनमें ही फिक्स है ना। और टोटल देखते हैं, अभी क्लियर कर दूंगा सारी बात, है ना। किरेल कार्बन फाइंड करो, किरेल कार्बन C2 C3 C4 एंड C5। कितने किरेल कार्बन है बताओ? C2 किरेल है, 4 C3 किरेल है, 4 C4 किरेल है, C4 C5 किरेल है ना। C5 तो नंबर ऑफ किरेल कार्बन आ गए अपने पास 4। तो अपने ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड फाइंड करने का फार्मूला, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक फाइंड करने का जो फार्मूला है वो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 कितने बनेंगे? 2 की पावर 4 16 16 में से एक डी ग्लूकोज है। उन 16 में से एक डी ग्लूकोज है जिसका तीसरा OH जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। उन 16 में से एक है वो, और उन 16 में से एक डी मैनोज है जिसका तीसरा भी और चौथा भी, ये थोड़ा थोड़ा ही फर्क रहेगा सारों में, 16 बनेंगे ना, उन 16 में यही फर्क रहेगा, ऐसा कुछ ही। डी मैनोज जिसमें दूसरा OH भी लेफ्ट में होता है और तीसरा भी लेफ्ट में होता है। और फिर हमने एक डी ग्लैक्टोज भी पढ़ा था, वो भी इन 16 में से एक है। डी ग्लैक्टोज में क्या था? दूसरा तो राइट में ही था, लेकिन लेफ्ट में कौन सा लिया था? लेफ्ट में डी ग्लैक्टोज में तीसरा और चौथा तीसरा और चौथा, है ना। वो 16 में से ये 3 पढ़े हमने, बाकी के तो अपने पढ़े ही नहीं। 3 तो ये डी हो गए और 3 इनके एल भी हो जाएंगे, एल ग्लूकोज, एल मैनोज, एल ग्लैक्टोज। वो तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना, लेकिन वो नेचुरल नहीं होंगे, बनेंगे तो सही वो 3 तो इनके ही जो है वो फॉर्म बन जाएंगी, इनके प्रतिबिंब बन जाएंगे, मिरर इमेजेस बन जाएंगी।
16 में से पढ़े हैं हमने तो सिलेक्टेड पढ़े हैं 16 में से, ठीक है। तो जो डी ग्लूकोज है उसमें क्या हुआ, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में लगा दिया। डी मैनोज जो है उसमें सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन दोनों का OH लेफ्ट में लगा दिया। और जो डी ग्लैक्टोज है उसमें थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन का OH लेफ्ट में लगा दिया। ये थोड़ा थोड़ा फर्क करके हमने जो है 3 ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड फाइंड कर लिए एल्डोहेक्सोज के। ये एल्डोहेक्सोज के एग्जाम्पल हैं तीनों। क्लियर? यस सर। अब चलो कीटोहेक्सोज पर। कीटोहेक्सोज, अब रिंग देख लो, इसमें कितने मेंबर रिंग बनी थी बताओ? ग्लूकोज में पढ़ चुके हम लोग, है ना। डबल बॉन्ड को सिंगल किया था, डबल बॉन्ड को सिंगल किया था, सी का और ओ का बॉन्ड फ्री हो गया था। फिर सेकंड लास्ट कार्बन यानी कि जो लास्ट किरेल कार्बन है उसके OH से H निकाला था, O का बॉन्ड फ्री हो गया था और इस H को ऊपर वाले O के साथ जोड़ दिया था और फिर इनको आपस में जोड़ दिया था। तो कितने मेंबर रिंग बनी थी यहाँ? 6 मेंबर। 6 membered ring. 6 मेंबर रिंग जो है वो स्टेबल होती है। तो यहाँ भी हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ी ग्लूकोज की। और अब फ्रक्टोज में आओ, फ्रक्टोज या कीटोहेक्सोज पे आओ। एल्डोहेक्सोज में 6 मेंबर रिंग बनी है, एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज, अब बुक्स में स्ट्रक्चर यूं दिखाई होती है एल्डोहेक्सोज की, CHO, CHOH, 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 CH2OH, ये स्ट्रक्चर होती है। और ये बताया होता है कि सेकंड कार्बन की रेल है, थर्ड भी की रेल है, फोर्थ भी की रेल है, फिफ्थ भी की रेल है, 4 कार्बन की रेल है इसमें। तो 2 की पावर 4, 16 ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यानी 16 ऑप्टिकल आइसोमर, 16 प्रकाशिक समावी बनेंगे, 16 प्रकाशिक क्रिया बनेंगे, जिसमें से एक डी ग्लूकोज है। तो फिर डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाता है वो CHO H OH OH H H OH H OH, ये फिर डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दिखाता है 16 बताने के बाद। जो अपने BSc लेवल्स की बुक है उसमें पहले आपको बताया होगा कि 16 समावेवी बनेंगे, यहाँ 16 आइसोमर बनेगा ऑप्टिकल एक्टिव, जिसमें से एक जो संरचना है वो डी ग्लूकोज की है। फिर हम लोग जो है वो डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अब चलते हैं हम कीटोहेक्सोज पे। अब कॉमन सी बात है, जब हमने यहाँ पढ़ लिया कि 6 मेंबर्ड रिंग है, तो एल्डोहेक्सोज में 6 मेंबर्ड रिंग है, तो कीटोहेक्सोज में कितने मेंबर होगी? कीटोहेक्सोज में 5 मेंबर। 5 मेंबर। स्टेबल होगी या नहीं होगी? होगी सर. होगी, है ना। होगी सर। 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, इसीलिए हमने फ्रक्टोज में भी अल्फा बीटा बनाए, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई, यानी फ्रक्टोज की भी, है ना। कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज मतलब कीटोन समूह है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन लगा लो पहले। तो फिर कीटोन समूह लगाओ, सेकंड नंबर पे लगेगा, फिर हर कार्बन के साथ OH लगाओ। अब इसकी वैलेंसी पूरी करें तो यहाँ 2H, यहाँ 1H। अब बुक्स में उस 1H को ऐसे दिखाया होता है, एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ 1H, यहाँ 1H और यहाँ 2H। आप ओपन करके दिखाएंगे तो थोड़ा किरेल कार्बन आपको बढ़िया दिख जाएगा, बस और कुछ नहीं। किरेल कार्बन आपको बढ़िया दिख जाएगा बस। अब बताओ कौन कौन सा कार्बन किरेल है? फर्स्ट किरेल है क्या? फर्स्ट, सेकंड, Yes, sir. सेकंड किरेल है। ये नहीं सर। सो जाते हो क्या? Third, है ना। थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। और सिक्स्थ किरेल नहीं है। कौन कौन से किरेल हो गए? C3, C4, C5। 4 यानी 5। किरेल कार्बन का जो नंबर आया, नंबर ऑफ किरेल कार्बन इक्वल टू 3। 2 की पावर n फार्मूला लगाओ, 2 की पावर 3, कितने बनेंगे समावेवी? 8। 8 प्रकाशिक सक्रिय यौगिक या प्रकाशिक समावेवी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यहाँ बनेंगे, जिसमें से एक जो है वो डी फ्रक्टोज है, जो हमने पढ़ा है। एक डी फ्रक्टोज अपने पढ़ा है। उन 8 में से एक है डी फ्रक्टोज।
क्लियर। तो इस तरह से नंबर निकाला जाता है इनका ऑप्टिकल आइसोमर्स का, और इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने बनानी है और किसकी नहीं बनानी। जिसकी रिंग 5 मेंबर्ड होगी या 6 मेंबर्ड होगी वो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है, यानी वो तो अल्फा बीटा बनाने हैं आपने, ठीक है। और जिसमें 4 मेंबर्ड रिंग बने, 3 मेंबर्ड रिंग बने, वो नहीं बनाने। तो हमने जो रिंग बनाई वो कौन कौन सी बनाई, एक तो एल्डो पेंटोज की, एल्डो पेंटोज की, फिर एल्डोहेक्सोज की, और फिर कीटोहेक्सोज की। ये रिंग बनी हमारे पास। एल्डोपेंटोज की रिंग 5 मेंबर थी, एल्डोहेक्सोज की 6 मेंबर थी, कीटोहेक्सोज की 5 मेंबर थी। इसके अलावा जो है वो हमने रिंग नहीं बनाई है शुगर के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज कौन सी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, तो वो कीटोपेंटोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग होती है वो। तो इस तरह से जो है, बाकी ऐसे क्वेश्चन रेयर चांस में ही पूछे जाते हैं, पर फिर भी अपने को पता होना चाहिए क्या चल रहा है हमारे चैप्टर में और कहाँ हम रिंग बनाएंगे, कहाँ हम रिंग नहीं बनाएंगे, वो हमें क्लियर होना चाहिए। और किसके कितने कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बनेंगे, वो हमें पता होना ही चाहिए। एल्डोपेंटोज में 8 बने, कीटोहेक्सोज में भी 8 बने, एल्डोहेक्सोज में 16 बने, क्योंकि इसमें 3 किरेल कार्बन है, इसमें भी 3 किरेल कार्बन है, इसमें 4 किरेल कार्बन है, और फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो जिसमें 3 किरेल कार्बन है वो 2 की पावर 3 8 समावे भी देगा, और जिसमें 4 किरेल कार्बन है वो 2 की पावर 4 यानी 16 ऑप्टिकल आइसोमर देगा। तो इस तरह से हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। यस सर।